तो समझेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो भी अभी तक हम कोड लिख रहे थे वो सिंक्रोनस था। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस? जैसे कि मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, जब तक पहला लॉग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे जो सेकंड मैसेज है वो प्रिंट नहीं होगा। जब तक सेकंड मैसेज प्रिंट नहीं हो जाता थर्ड मैसेज प्रिंट नहीं होगा। जब तक थर्ड मैसेज कंप्लीट प्रिंटिंग नहीं हो जाती जब तक फोर्थ नहीं होगा। इसी तरह से हम जो बाकी का कोड लिखेंगे वो भी यहाँ पे चलता रहेगा जब तक फर्स्ट वाला जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है वो प्रिंट नहीं होगा। लाइक दिस। तो अब देखोगे यहाँ पे फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज, फिफ्थ मैसेज एंड सिक्स्थ मैसेज। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसको 1 सेकंड लग रहा है काम करने में तब तक ये रुका रहे, तब तक ये रुका रहेगा। राइट, अगर इसको 1 सेकंड लग रहे हैं तो ये रुका रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसको टाइम लग रहा है तो चलो उसको हो जाने दो, बाद में आके करेंगे प्रिंट, तब तक इसको प्रिंट कर लें। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम बोल देंगे आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक वाइल लूप हम लगा लेते हैं। हमने लिखा वाइल लूप लगाते हैं इसको। और वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक कि कोई नंबर है। हमने लिखा लेट नंबर इज इक्वल्स टू 90। राइट, एंड देन जब तक नंबर लेस देन 1000 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। एंड नंबर को हमने किया प्लस प्लस। ओके, एंड देन इसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर। तो आप देखोगे कि जब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, भले उसको 1 सेकंड लग जाए, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक थर्ड मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह का कोड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कोड। मतलब कि एक कंप्लीट तब दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा कंप्लीट थर्ड स्टार्ट होगा। इस कोड को हम बोलेंगे सिंक्रोनस कोड। राइट, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस कोड रन हो रहा है। क्या हो अगर कोई कोड या फिर कुछ कोड है जो रन हो रहा है लेकिन उसको रिजल्ट को लाने में 1 सेकंड लग जाए, 2 सेकंड लग जाए, तो उस टाइम पे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का जो बाकी का कोड है क्या वो रुका रहेगा? नहीं, हम इसको हैंडल कर सकते हैं यूजिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, बट ये 2 सेकंड लगेंगे कहाँ? फॉर एग्जाम्पल आप डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे हो। राइट, तो हो सकता है कि जब आप डेटाबेस से डेटा लाओगे, डेटाबेस नाम की वो चीज़ होती है हमारे वेब एप्लीकेशंस में, डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेसेस में। हम आगे देखेंगे उसको। या फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आप एक फाइल रीड कर रहे हो। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में आपने एक कोड लिखा, आपने यहाँ पे कोड लिखा और आपका जो फाइल सिस्टम है ये रखा है, इसके अंदर फाइल्स रखी हुई हैं। राइट, ये फाइल्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो? फाइल्स को रीड करने का आपने कोड लिखा। अब आपने जो कोड लिखा फाइल को रीड करने का, आपने एक लाइन लिखा कि भाई रीड फाइल, रीड फाइल, और उसके आगे आपने कुछ और भी लाइन लिखी कंसोल डॉट लॉग। तो आप फाइल रीड करने गए, फाइल बहुत बड़ा है, उसको रीड करने में समय लगेगा। तो उसने रीड करना स्टार्ट किया, रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, तब तक ये जो आगे का कोड है ये रोका हुआ है जब तक फाइल रीड ना हो जाए। तरह से पहला फाइल रीड हुआ, दूसरा फाइल रीड हुआ, तीसरा फाइल रीड हुआ, चौथा फाइल रीड हुआ। तो फाइल रीडिंग में आपको 2 सेकंड लग गए। जब फाइल रीड हो गया फिर उसने डेटा आपको रिटर्न किया रीड फाइल को। जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया फिर आगे वाला कोड चल रहा है। तो हम इसको कहेंगे सिंक्रोनस कोड है। यही असिंक्रोनस कैसे हो सकता है? असिंक्रोनस में ये ऐसे होगा कि रीड फाइल को हमने कॉल किया, फाइल रीडिंग चल रही है, फाइल की रीडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब ये रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि चलो फाइल रीड कर लो, जैसे ही रीड हो जाए फाइल तो बताना क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आगे का कोड रन कर लेता हूँ। लेकिन जो रीड फाइल पे डिपेंडेंट कोड था वो हम उस पर जब चलाएंगे तब हमारी जब जब फाइल रीड हो चुकी होगी। तो जैसे जो फाइल रीड हो चुकी होगी हम ये वाला कोड रन कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन जो इस रीड फाइल पे डिपेंडेंट कोड नहीं है उसको हम रीड फाइल के कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे, हम उसको पहले ही रन कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे आसिंक्रोनस। तो ये जो टास्क है ये बैकग्राउंड में होता रहेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा हमें पता चल जाएगा, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हम दूसरा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये कैसे होता है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम फेक टाइमर लगा सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं कि यार हमारे काम को होने में 1 सेकंड का समय लग रहा है। हम ये चीज़ सिमुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट मैसेज है, सेकंड मैसेज है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे हमने लिखा सेट टाइम आउट। एक फंक्शन होता है, ग्लोबल फंक्शन है। इसको हम एक कॉल बैक पास करते हैं, एक फंक्शन। ये फंक्शन कब रन होगा? जब कुछ समय बीत चुका होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2 सेकंड, तो ये जो फंक्शन ये 2 सेकंड बाद चलेगा। राइट, तो यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो कोड है 2 सेकंड बाद चलेगा। तो क्या लाइन नंबर 8 2 सेकंड तक रुका रहेगा? नहीं, ये नहीं रुकेगा। ये है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। राइट, तो इसी को हम बोल रहे हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, लेट मी शो यू। ये तो अगर मैंने पेज को रीलोड किया पेज,
तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे मैसेजेस प्रिंट हो गए, और जब 2 सेकंड कंप्लीट हुआ तो ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। ठीक है, तो ये जो कोड है हम इसको बोलेंगे असिंक्रोनस कोड है, ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये किसी और का वेट नहीं कर रहा है 2 सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड तक ये वेट नहीं करेगा यहाँ पे, उसके पहले ही आगे का कोड चल चुका होगा, एंड देन जब सब कुछ कंप्लीट हो गया और 2 सेकंड हो चुके हैं तो उस बीच में ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये असिंक्रोनस प्रोग्राम है। अब इसमें कॉल बैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये 2 सेकंड बाद आपको कुछ करना है, और जब मैं बोल रहा हूँ कुछ करना है इसका मतलब है फंक्शन या मेथड। तो जब कुछ करना है तो आप उसको फंक्शन पास करोगे, और फंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप बता सकते हो टास्क अपने के क्या करना है, तो हम इसको फंक्शन पास कर सकते हैं, और यही हमें कॉल बैक। तो कॉल बैक की हेल्प से हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ परफॉर्म करते हैं, राइट। कुछ समय लग रहा है, इस समय के बाद आपको कुछ रन करना है तो आपने फंक्शन दे दिया उसको, वो रन हो जाएगा। ठीक है, बट वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा जब तक वो काम प्रोसेस में है, तब तक आगे का कोड चल चुका है, 2 सेकंड बाद आपका ये वाला कोड चलेगा, विच इज असिंक्रोनस, राइट। तो हम इसको बोलेंगे असिंक्रोनस कोड हमने लिखा हुआ है जो 2 सेकंड बाद यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हम समझ गए कि 2 सेकंड बाद ये कोड रन होगा। वो कैसे होता है, क्या इसके पीछे काम हो रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी आप ये समझिए कि 2 सेकंड बाद ये चल रहा है और वो किसी के लिए रुक नहीं रहा है, दैट्स इट। चलो ठीक है, तो अभी मैं इस एग्जाम्पल को रिमूव करता हूँ। असिंक्रोनस जो प्रोग्रामिंग है हम उसमें कॉलबैक्स का यूज़ करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर मुझे कुछ अपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं, जैसे कि कुछ डेटा आ रहा है 2 सेकंड लग रहा है, तो मैं कैसे कॉलबैक्स का यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने इसको नाम दिया गेट यूजर्स, राइट। सो गेट यूजर्स क्या करेगा, सारा यूजर्स का लिस्ट मुझे रिटर्न करेगा, बट कब, 2 सेकंड बाद। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट, क्योंकि इसको 2 सेकंड लग रहे होंगे 2 सेकंड बाद, तो हमने लिखा 200। 2 सेकंड बाद ये क्या रिटर्न करेगा, यूजर्स का लिस्ट। हमने एक लिस्ट रिटर्न किया, लिस्ट ऑफ यूजर्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष, एंड देन एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं, हमने कहा कॉन्स्ट यूजर्स का, यहाँ पे यूजर्स इज इक्वल टू एन एरे, और एरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन कॉमा करके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके अंदर ID 2 और इसका नाम भी सेम है। तो इस तरह से यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो हमने लिखा रिटर्न यूजर्स। तो क्या होगा, सेट टाइम आउट 2 सेकंड बाद चलेगा, यूजर्स को रिटर्न करेगा, गेट यूजर कॉल होगा और हमको यूजर ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, राइट। तो हमने लिखा कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू गेट यूजर्स, गेट यूजर्स। नाउ हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। तो आप देखोगे यूजर्स अनडिफाइन है, राइट, यूजर्स अनडिफाइन है। क्यों, जबकि मैंने यहां से यूजर को रिटर्न किया है फिर भी यूजर अनडिफाइन है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है विच इज रिटर्न अनडिफाइन। ये जब ये फंक्शन चलेगा तो रिटर्न अनडिफाइन पहले ही चल चुका होगा, और जो अनडिफाइन रिटर्न हुआ है वो इस यूजर में आ गया, और उसी यूजर को हमने प्रिंट किया। तो फिर ये रिटर्न कहाँ गया, ये रिटर्न कॉल बैक में था। ये जो कॉल बैक रन हुआ इसके अंदर था ये यूजर्स, और ये यूजर जो रिटर्न हुआ वो किसी को नहीं मिला, राइट। तो हम गेट यूजर से रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं यूजर को, हम तो इस वाले कॉल बैक से यूजर को रिटर्न कर रहे हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं कि हमको गेट यूजर में जब ये यूजर्स 2 सेकंड बाद जब मुझे यूजर्स मिले तो वो सारे यूजर वेरिएबल मुझे मिल जाए, यूजर ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए। वो कैसे हो सकता है, यूजिंग अ कॉल बैक। कैसे, तो मैं गेट यूजर को कॉल करूंगा बट इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करूंगा, मैं इस गेट यूजर को एक फंक्शन पास करूंगा लाइक दिस विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर्स रिस्पॉन्स, यूजर मतलब कि आ चुके हैं। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन ये कहाँ मिलेगा, गेट यूजर की बॉडी में यहाँ पे। तो हमने लिखा कॉल बैक, इसको हमने कॉल बैक नाम दे दिया, राइट। अब जैसे ही मेरे पास यूजर आ चुके हैं 2 सेकंड बाद हम इस कॉल बैक को कॉल कर सकते हैं, रिटर्न नहीं करना है। तो हमने लिखा कॉल बैक विद यूजर्स। तो जब 2 सेकंड बाद ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन के अंदर लिखा यूजर रिस्पॉन्स। नाउ आप देख सकते हो कंसोल में कि 2 सेकंड बाद आएगा यूजर रिस्पॉन्स, ये आ चुका है, राइट। ना यहाँ पे हम एक लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग गेटिंग यूजर्स एंड देन कंसोल डॉट लॉग डन, गेटिंग यूजर्स 1 2 डन। तो कॉलबैक की हेल्प से आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जो रिजल्ट है, असिंक्रोनस टास्क का जो रिजल्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग कॉलबैक्स।
ठीक है। तो मैंने कहा गेटिंग यूजर्स और मैंने इसको कॉल बैक पास किया। जैसे ही मुझे यूजर मिले 2 सेकंड बाद ये कोड चलेगा, 2 सेकंड बाद मुझे यूजर्स मिले, मैंने इस कॉल बैक को कॉल कर दिया और ये जो फंक्शन है वो कॉल हो गया। अब क्योंकि मैंने कॉल बैक को कॉल किया है विथ यूजर डेटा, तो ये जो यूजर है इस कॉल बैक फंक्शन को मिलेगा यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है इसको यूजर्स मिल जाएंगे। डन में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं यूजर्स को। तो आप देखोगे गेटिंग यूजर्स 1 2 डन। डन में क्या मिला मुझे? एक एरे। तो इस तरह से 2 सेकंड बाद मुझे रिजल्ट मिल सकता है। तो जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के साथ आप काम करते हो तो आप रिटर्न नहीं करते हो कुछ भी, आप एक कॉल बैक को कॉल कर रहे होते हो और उसमें से आप डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम है गेट रिपोजिटरीज बाय यूजर। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया गेट फंक्शन गेट रिपोजिटरीज बाय यूजर, और इसको हम पास करेंगे एक यूजर ऑब्जेक्ट, और जस्ट डमी इंप्लीमेंटेशन है। हम यहाँ पे लगाएंगे सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक हमने फंक्शन पास किया, इसको भी 2 सेकंड का समय लगेगा। एंड देन ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर यूजर जो आपने पास किया है इसकी जो रिपोजिटरीज हैं वो यहाँ पे रिटर्न होने वाली हैं, राइट। तो ID1 रिएक्ट नाम का एक रिपोजिटरी है लाइक दिस। तो रिपोजिटरी रिटर्न होगा, रिपोजिटरी एरे जिसके अंदर ID और रिएक्ट, और हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट को भी मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिंक्रोनस टास्क है ये। तो हम यूजर के बाद इसको एक कॉल बैक भी पास करेंगे, कॉल बैक कि जैसे ही इस यूजर की रिपोजिटरीज मिल जाएं इस कॉल बैक को कॉल कर दो विथ रिपोजिटरी डेटा। तो हमने लिखा कॉल बैक एंड देन यहाँ पे हमने पास किया रिपोजिटरीज, राइट। तो 2 सेकंड बाद ये जो रिपोजिटरीज बाय यूजर हम कॉल करेंगे विथ यूजर ऑब्जेक्ट, कॉल बैक कॉल होगा विथ रिपोजिटरीज, राइट। तो गेट यूजर में मुझे यूजर्स मिले, डन में मुझे मिल गया यूजर्स, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग गेटिंग रिपोज, राइट, गेटिंग रिपोजिटरी। ना रिपोजिटरी एक्सेस करने के लिए मैं कॉल करूंगा फंक्शन को विच इज गेट रिपोजिटरीज बाय यूजर, एंड यूजर का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था यूजर ऑब्जेक्ट वो हमने दिया, एंड देन एक और कॉल बैक पास किया। और ये कॉल बैक क्यों दिया? क्योंकि जब रिपोजिटरी मिल जाएंगे 2 सेकंड बाद तो ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होगा, एंड यहाँ पे आया डन, एंड देन हमने रिपोजिटरीज को प्रिंट किया। सो गेटिंग यूजर्स 1 2 डन यूजर्स गेटिंग रिपोजिटरीज 1 2 एंड देन डन रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरी मिल चुका है, राइट। ना एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। हमने इस फंक्शन को नाम दिया गेट कोड बाय गेट ब्रांचेस बाय रिपो आईडी। ठीक है, तो हम इसको पास करेंगे एक आईडी विच इज रिपोजिटरी, कॉल बैक पास करेंगे क्योंकि अगर उस रिपोजिटरी की सारी ब्रांचेस मुझे मिल गई तो कॉल बैक को कॉल करेंगे। 2 सेकंड बाद उसकी सारी ब्रांचेस मुझे मिलने वाली हैं, राइट। तो हमने लिखा कॉन्स्ट ब्रांचेस इज इक्वल्स टू, एक हमने एक एरे क्रिएट किया, एंड देन इसके अंदर मास्टर ब्रांच है, इसके बाद एक और ब्रांच है डेवलप ब्रांच, इसके बाद हमने कहा एक और ब्रांच है विच इज रिलीज ब्रांच। तो इस तरह से हमने कुछ ब्रांचेस बनाए, और कॉल बैक को हम कॉल करेंगे ब्रांचेस ऑब्जेक्ट के साथ, ब्रांचेस एरे के साथ, राइट। तो जब मुझे रिपोजिटरी मिल चुका है, गेट रिपोजिटरी बाय यूजर, यूजर ऑब्जेक्ट पास किया, सारी रिपोजिटरीज कॉल बैक में मुझे मिल गई। नाउ अब मैं एक रिपोजिटरी की सारी ब्रांचेस एक्सेस करना चाहता हूँ। नाउ गेटिंग ब्रांचेस, नाउ गेट ब्रांच बाय रिपो आईडी, गेट ब्रांच बाय रिपो आईडी, रिपोजिटरी का फर्स्ट जो आईडी था वो हमने पास किया, फर्स्ट रिपोजिटरी का जो आईडी था वो दिया, एंड उसके बाद हमें सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी इस कॉल बैक में। हमने कॉल बैक पास किया क्योंकि 2 सेकंड बाद जब सारी ब्रांचेस आ जाएंगी तो हम ये कॉल बैक कॉल होने वाला है, एंड नाउ जब ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा तो हमें आएगा डन ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस को हमने प्रिंट किया। नाउ प्रिंट करते हैं गेटिंग यूजर्स 1 2 डन यूजर्स गेटिंग रिपोजिटरीज 1 2 डन रिपोज गेटिंग ब्रांचेस 1 2 डन ब्रांचेस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कोड है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इनको रिमूव कर देता हूं जो लॉग्स हैं लाइक दिस। ओके, गेटिंग यूजर्स को भी हमने रिमूव किया, यहाँ पे जाएंगी सारी ब्रांचेस। तो अगर मुझे ब्रांचेस रिपोज चाहिए थी आईडी पे तो मुझे रिपोज चाहिए सारी का, राइट। तो अगर मुझे ब्रांचेस चाहिए तो मुझे रिपो एक्सेस करना, तो रिपोजिटरीज एक्सेस की, रिपोजिटरीज के लिए यूजर एक्सेस करने थे तो यूजर एक्सेस किया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि गेट यूजर के अंदर एक कॉल बैक, इसके अंदर गेट रिपोजिटरी बाय यूजर, फिर यूजर्स मिल गए, फिर हमने कहा गेट ब्रांचेस रिपोजिटरीज मिल गई, देन हमने कहा गेट ब्रांच बाय रिपो आईडी, देन ब्रांचेस मिल गई, और इस वाले कॉल बैक में ब्रांच, कितने कॉल बैक्स हैं 1 2 3। अब हो सकता है कि इस ब्रांचेस डेटा पे आपको एक और कॉल लगाना हो और फिर से आप एक कॉल बैक पास करोगे, राइट। तो आप जो ये शेप देख रहे हो ना, इस शेप को हम बोलते हैं एक पिरामिड जैसा शेप बन रहा है, राइट।
पिरामिड जैसा शेप बन रहा है। तो इसके लिए एक टर्मोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं, पहली चीज़ तो ये कि जो कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक है, इस तरह से कॉलबैक आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास डिपेंडेंट डेटा आपको फैच करना है, जैसे कि यूज़र आने पे रिपोजिटरी, रिपोजिटरी आने पे ब्रांचेस, देन ब्रांचेस आने पे कुछ और, तो इस तरह का अगर डिपेंडेंट काम करना है तो आप एक कॉल के अंदर दूसरा कॉल ऐसे लगाते जाओगे, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक। तो इस जो सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉलबैक हेल, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉलबैक हेल। इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम, राइट। पिरामिड ऑफ डूम। डूम क्या होता है? डूम इमेजेस दिखते हैं, पिरामिड ऑफ डूम, ये रहा, देख रहा हूँ। तो ये जो सेम चीज आ रहा है यहाँ पे, ये जो आपको देखने मिल रहा है, हम इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम, राइट। पिरामिड ऑफ डूम। और कॉलबैक हेल, तो एक इंटरव्यू में पूछा था कॉलबैक हेल क्या है। जब आप एक कॉलबैक, एक कॉल किया आपने, उसके कॉलबैक पास किया और उस पर डिपेंडेंट आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर भी कॉलबैक है, उस पर डिपेंडेंट दूसरा फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर फिर से कॉलबैक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम, या फिर इसको, इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉलबैक हेल। कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, तो इसे हम बोलते हैं कॉलबैक हेल, राइट। तो इस कॉलबैक हेल को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी एक और इशू है, वो हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, जहाँ हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो प्रॉमिस का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉलबैक्स के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, डिज़ाइन में क्या दिक्कत है इसके, उस पर हम बात करेंगे और उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे यूजिंग प्रोमिसेस, उस पर हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रॉमिसेस।